जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 24वां क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 23 क्लासों की सहायता से लगभग 80 से 85% सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। तो जो 15% हमारा से सिलेबस बच जाता है, इसको हम लोग 1 से 2 दिन में भी कंप्लीट कर लेंगे। तो परेशान नहीं होना है। आपका जो एग्ज़ाम है 1 तारीख, उससे मैं 2-3 दिन पहले ही आपकी बिहार पुलिस के सिलेबस को कंप्लीट करा दूंगा। और जो 2-3 दिन बच जाता है हम लोग का, उसमें जितने मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ाया है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस के तीनों सेक्शन हो गया, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इन सभी से मैं 100 क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड रहने वाला है ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। यानी हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, पॉलिटी से 100 इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और वो जो 100 क्वेश्चन रहेगा मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक ना। तो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले आपको फुल प्रिपेयर करके भेजूँगा, परेशान नहीं होना है। जितने भी लड़के सक्सेस टैग से पढ़ रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, डेली फॉलो करते हैं, उनका हर हाल में रिजल्ट होगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट और ऐसा पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए, जो आप पढ़ लिए हैं, यदि आप फॉलो किए होंगे, याद कर रहे होंगे, तो आपका रिजल्ट होने से कोई भी नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है। आज जो लड़के क्लास नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये सब नहीं पूछेगा, या फिर वो सेटिंग फेटिंग के फेराम पर है ना, तो उनको पछतावा कब होगा? जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब पछतावा होगा, ठीक। तो बाकी उनके बारे में बस यही कहना चाहता हूँ कि बाबू, अगर आपका 7 तारीख को पेपर है या 15 तारीख को, या फिर आपके पास क्षमता है 1 तारीख को भी पहले सिलेबस ख़त्म करने की, तो मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लगातार पढ़िए, सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। तो मेनली क्या होता है कि आप क्वेश्चन ढूंढते हैं कि हाँ, कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से थोड़ा ना परीक्षा में कुछ आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को करा देंगे तो उसमें से 1 लड़ेगा, 2 लड़ेगा, तो वैसे कुछ नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करा दिया हूँ। इससे रिलेटेड मैं आपको प्रश्न भी कराऊंगा, परेशान नहीं होना है, सब कुछ हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी के 50% पार्ट को कवर करेंगे। जो 50% पार्ट बच जाता है, इसको हम लोग आज के शाम के वीडियो में 6 बजे जो वीडियो आएगा वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट 2, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने लिया है। इसके अलावा मैं अपने नोट्स की सहायता से भी आपको कुछ समझाऊंगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डाउट नहीं होगा, ठीक ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो बाबू, पाइथागोरस ने कहा था। उसके बाद अगला सवाल है कि मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो वो ओरियन नेबुला है। कौन है? ओरियन नेबुला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों की आयु तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। वही आपको कभी कभी पूछता है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके पृष्ठ के तापमान पर, यानी उसका जो सरफेस है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद अगला सवाल है, दिन रात किस कारण होते हैं? तो दिन रात बाबू पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णित होती है, परिभ्रमण करती है, इसी के कारण। अगला सवाल है कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो बाबू, शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है, ठीक। अगला सवाल है कि वह 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिया हूँ अपने नोट्स की सहायता से, और वही चीज़ लिया हूँ जो आपको बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। हालांकि नोट्स तो बहुत ज़्यादा है मेरा, लेकिन सबको पढ़ाना सही नहीं है, ठीक ना, इसलिए कि परीक्षा आपके नज़दीक है और सब कुछ पूछता भी नहीं है बिहार पुलिस में, तो जो पूछता है मैं उसको लिया हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बाबू आकाशगंगा के बारे में जानेंगे। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा से आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते होंगे, मंदाकिनी, गैलेक्सी, ये सब सुनकर। तो देखिए, आकाशगंगा का इंग्लिश नाम है गैलेक्सी, यानी आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, यानी तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और एक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, ठीक ना। और ऐसी ऐसी बाबू हमारे यूनिवर्स में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब एक गैलेक्सी में, यानी एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, और ऐसी ऐसी 100 अरब आकाशगंगा है हमारे यूनिवर्स में। तो समझ आइए कितने तारे हैं, ठीक। बाकी इसका आकार अगर पूछे तो सर्पिलाकार होता है, यानी स्पाइरल होता है, यानी एक पर एक जो नहीं होता, ये कॉपी आप देखते होंगे रिंग वाला, वैसे होता है। जो नए तारे होते हैं इनके भुजाओं पर होते हैं। और जो हमारी आकाशगंगा का नाम है, यानी जिसमें हमारा यूनिवर्स है, ठीक ना, यानी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल है बाबू, उसका आकाशगंगा का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपको मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ फिगर के सहायता से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसको देखिए, तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य है, यानी सौरमंडल है हमारी जो है, वो किस आकाशगंगा में है? तो बाबू उसका नाम है आपको मंदाकिनी, यानी मिल्की वे या फिर दुग्धमेखला। वही पूछेगा कि हमारी आकाशगंगा की नज़दीकी आकाशगंगा कौन है, यानी मंदाकिनी के नज़दीकी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो देवयानी है, यानी एंड्रोमेडा है, ठीक ना, एंड्रोमेडा है। और दूसरी बाबू निकटतम आकाशगंगा का नाम है NGC M33, ठीक।
बाकी अगर आपको परीक्षा में पूछता है कि हमारा नज़दीकी तारा कौन है, यानी हमारा सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो सूर्य है, जो कि आकाशगंगा किनारे पे है। अगर परीक्षा में पूछा कि सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा कौन हो जाएगा, तो सूर्य के नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, यानी हमारी सबसे नज़दीकी तारा सूर्य और सूर्य के नज़दीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक। बाकी ओरियन नेबुला के बारे में मैंने आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट से बताया ही है कि ये सभी सबसे शीतल तारों का क्षेत्र है। ठीक ना। चलिए उसके बाद यहाँ नोट देख लीजिए, सूर्य को अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाने में लगभग आपको 25 करोड़ वर्ष लगता है, जिसको ब्रह्मांड वर्ष या फिर इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। तो ये भी आपको परीक्षा में पूछता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ डाउट क्लियर कर रहा हूँ प्रकाश पर, कॉस्मिक वर्ष और आपको खगोलीय इकाई में। देखिए जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है। किस चीज़ का? दूरी का मात्रक है, क्योंकि प्रकाश द्वारा एक साल में जो तय की गई दूरी होती है ना, उसको प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो यहाँ समय से कोई रिलेशन नहीं है। बाकी जो कॉस्मिक वर्ष है, मैंने अभी आपको बताया 25 करोड़ वर्ष, वो जो है सूर्य द्वारा आकाशगंगा का चक्कर लगाने में जो समय लगता है, तो ये टाइमिंग का मात्रक हो गया। और वही बाबू जो खगोलीय इकाई है, ये दूरी का है मात्रक। कैसे? देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई बोलते हैं। बार बार परीक्षा में पूछता है, जो कि लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। कितना होता है? 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है एवरेज। तो इसको आपको याद कर लेना है। बाकी ये घटता बढ़ता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा लगाती रहती है। तो जब मैक्सिमम दूरी रहता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम दूरी रहेगा, तो उस घटना को अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसौर, यानी इंग्लिश में एपीहिलियन। और ये घटना बाबू आपको 4 जुलाई को होती है। ठीक ना। इस समय डिस्टेंस मैक्सिमम रहता है लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर। और जब एकदम न्यूनतम यानी सबसे कम दूरी रहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच, सबसे न्यूनतम दूरी कब रहता है बाबू? तो 3 जनवरी को उस घटना को उपसौर बोलते हैं, यानी पेरीहिलियन बोलते हैं। और इसमें डिस्टेंस सबसे कम होगा तो 14.7 करोड़, और इन्हीं का एवरेज आपको 14.96 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर पृथ्वी और सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होगा तो उसको उपसौर बोलते हैं, 3 जनवरी को होता है। और सबसे अधिकतम दूरी होगा दोनों के बीच तो अवसर बोलते हैं, यानी 4 जुलाई को ये चीज़ होगा। ठीक। तो आपके दिमाग में आता होगा सवाल कि सर 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी है, फिर भी सर यहाँ गर्मी क्यों पड़ता है, यानी हमारे यहाँ गर्मी क्यों पड़ता है, जबकि अधिकतम दूरी तो ठंडा पड़ना चाहिए। और जबकि यहाँ बाबू आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो सूर्य है और जो पृथ्वी है यहाँ तो न्यूनतम दूरी है, तो 3 जनवरी को ये चीज़ आप बता रहे हैं, तो 3 जनवरी को तो हमारे यहाँ ठंडा पड़ता है, तो जबकि नज़दीक है तो और गर्मी पड़ना चाहिए। इसलिए कि नज़दीक है तो और ज़्यादा ना आएगा हीट। देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है कि जो पृथ्वी है बाबू 23.5 डिग्री अपने अक्षों पर झुकी हुई है, पता है ना। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए, तो मान लीजिए सूर्य है, ठीक। तो सूर्य की बाबू किरणें दूर होने की वजह से और यहाँ झुकाव होने की वजह से सीधे पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधे पड़ती है। तो यहाँ मान लीजिए ये जो बिंदु मैंने बताया है ये भारत है, तो यहाँ सीधे पड़ेगी तो डायरेक्ट आपका किरण पड़ेगी, इसलिए यहाँ गर्मी होगा। यानी 4 जुलाई यानी जुलाई के महीने में आपको गर्मी होता है। लेकिन बाबू यहाँ नज़दीक होने के बावजूद भी देखिए जो किरणें हैं सूर्य के, यानी जो इसके किरण है वो क्या आपको सीधा पड़ रहा है? नहीं ना पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है। सीधा तो इधर पड़ रहा है, तो तिरछा पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ ठंडा पड़ता है। तो आई होप इस बात को समझे होंगे। बाकी परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि जो उपसर और ऑफसर है इसके मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसको एपी साइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी साइड रेखा। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद नोट में देख लेते हैं। नोट्स में है कि बाबू सबसे चमकीला तारा कौन है, तो सबसे चमकीला तारा आपको साइरस यानी डॉग स्टार है। इसका लोकेशन हंटर स्टार के माध्यम से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आप बस बेसिकली आप यही याद कर लीजिए कि सबसे चमकीला तारा साइरस या फिर डॉग स्टार है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग सूर्य के बारे में। जल्दी से सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य के बारे में परीक्षा में पूछता है। ये सौरमंडल के केंद्र में रहता है, वही आकाशगंगा के किनारे पर रहता है। सौरमंडल के सभी पिंड इसके चक्कर लगाते हैं। आयु लगभग इसका 15 अरब वर्ष है। 5 अरब वर्ष गुजार लिया है, तो अब 10 अरब वर्ष इसका बचा है आयु। मंदाकिनी से लगभग केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर रहता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 8 मिनट 16 सेकंड भी पूछता है परीक्षा में, तो आपको लगता है समय आने में। उसके बाद सन को हम लोग 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। 3 आपको इसके आंतरिक भाग यानी आंतरिक संरचना और 3 बाहरी संरचना। तो सबसे पहले हम लोग आंतरिक संरचना देखते हैं। आंतरिक संरचना के बाबू 3 भाग होते हैं। आंतरिक संरचना के बाबू 3 भाग होते हैं। यहाँ हम लोग सन को 6 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है यहाँ पे आंतरिक, जिसमें 3 भाग है, और बाहरी तो 3 इसकी संरचना है, तो हम लोग इसी को देखते हैं बाकी, ठीक ना। तो सूर्य की जो आंतरिक संरचना है बाबू, इसके 3 भाग हैं। आंतरिक भाग को कोर कहते हैं, मध्य भाग को विकिरण मंडल कहते हैं, और जो इसका बाहरी भाग है उसको संवहन भाग बोलते हैं, यानी बाहरी परत को संवहन भाग बोलते हैं। यहाँ आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा फिगर के माध्यम से। ये हो गया आपका आंतरिक भाग कोर, ये हो गया आपका विकिरण मंडल यानी मध्य भाग, और ये संवहन भाग हो गया यानी बाहरी परत हो गया। तो बेसिकली आपको परीक्षा में जो पूछेगा वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ संवहन भाग से पूछता है कि किस आपको आंतरिक परत में, सूर्य के किस आंतरिक परत में हाइड्रोजन के सेल पाए जाते हैं, तो यहाँ का इसका संवहन भाग यानी बाहरी परत हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद ये हो जाएगा बाबू विकिरण जो मंडल है, यानी जो ये बीच वाला है, विकिरण मंडल से ही आपको फोटोन यानी जिसको हम लोग जो प्रकाश आती है हमारे यहाँ वो फोटोन के रूप में आती है। तो एक्स रेज, गामा रेज, फोटोन यही से आती है।
रहती है। उसके बाद अगर पूछेगा कि कोर आपका किस अवस्था में रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन का हीलियम से संलयन होता है और इसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, और वही कोर से बाबू जो ज्वाला निकलता है, सौर ज्वाला जिसे बोलते हैं, ये जब वायुमंडल में आता है तो इसको अरोरा बोला जाता है। और जो ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ जाता है तो अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाता है तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस बोला जाता है। तो ये इसको याद करना बहुत ईजी है, इसलिए कि आपको पता है कि वर्ल्ड मैप में जो ऑस्ट्रेलिया है ये इधर है ना जी, साइड में है, तो नीचे है तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस हो जाएगा। बाकी एक याद ही करना होता है, अगर दो में कन्फ्यूजन हो तो बाकी अरोरा बोरियालिस ऊपर वाला हो जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का आंतरिक संरचना सूर्य का। अब इसकी बाहरी संरचना देखते हैं। तो बाहरी संरचना के बाबू 3 भाग होता है, एक फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल और कोरोना यानी किरीट यानी मुकुट हो गया। ठीक ना, तो देखिए ये जो तीनों है इसको हम लोग समझ जाते हैं। तो जो ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे बाहरी भाग सूर्य का, ये ग्रहण के समय दिखाई देता है। तो जो सूर्य के सबसे बाहरी आपको लपट है ये कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोना, या फिर मुकुट कहलाता है, या फिर किरीट भी कहलाता है। ठीक ना, इसका जो आपको टेम्परेचर है 27 लाख डिग्री सेल्सियस है। वही बाबू ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड, ये फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल है। ये सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है, यानी सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग है उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग आपको 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद जो प्रकाश मंडल है इसकी बाहरी परत को ये जो आपको नीला दिखाई दे रहा है ये आपको वर्णमंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्णमंडल बोला जाता है, जिसकी आपको टेम्परेचर 35000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मैं आपको कंक्लूजन के तौर पर बता भी दिया हूँ कि देखिए ये जो आपको येलो टाइप का है ये फोटोस्फीयर है। इसके बाहरी परत आपको क्रोमोस्फीयर हो जाएगा, यानी प्रकाश मंडल के बाहरी परत जो है आपको वर्णमंडल हो जाएगा। और ये जो सबसे बाहरी है यानी जो कि कोरोना है ये आपको सूर्य के ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक, तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में भी आपको परीक्षा में पूछता है कि जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन आपको 75%, हीलियम 24% और अन्य गैस जो है 1% होता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,32,000 गुना है। व्यास पृथ्वी के व्यास का 109 गुना। गुरुत्वाकर्षण आपको 27-28 गुना है पृथ्वी के। घनत्व आपको लगभग 20 गुना है। तो पृथ्वी का आपको पता है कि घनत्व आपको 5 या 5.5 के करीब होता है, तो इसका आपको 20 गुना 100 हो जाएगा। सूर्य से आपको 10 के पावर 26 जूल पर सेकंड एनर्जी निकलती है। और जो रोटेशन है बाबू ये पृथ्वी की तरह ही वेस्ट से ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज अपना रोटेट करता है, आकाशगंगा का परिक्रमा करता है। ठीक ना, तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। चलिए हम लोग अगले स्लाइड को देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा जो है ये बाबू आपको सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का लास्ट स्लाइड है, जहाँ से मैं आपको ग्रह बता दे रहा हूँ, ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सब चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ। तो आज के बाद आपको डाउट इस सब में नहीं होने वाला है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहले 9 ग्रह थे, वर्तमान में 8 ग्रह हैं, क्योंकि 2006 में जो प्लूटो ग्रह था इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक ना, तो देखिए आपको मैं सही से तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्षुद्र ग्रह दिमाग में लाना है। क्या? क्षुद्र ग्रह। यहाँ सन और यहाँ क्षुद्र ग्रह। तो बीच में क्षुद्र ग्रह अगर आपके दिमाग में आ जाएगा, किसके किसके बीच क्षुद्र ग्रह है? तो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है बाबू? क्षुद्र ग्रह है। तो आपको इसका मैप जो है यानी इसका जो समझाने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। देखिए क्षुद्र ग्रह के इधर 4 गो हो जाएगा और इधर 4 गो हो जाएगा। तो इधर कौन सा 4 गो हो जाएगा? तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह हो जाएगा बुध, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद पृथ्वी हो जाएगा, उसके बाद मंगल, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और उसके बाद बाबू बीच में क्षुद्र ग्रह आ जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये 4 ग्रह इधर याद कर लेना है आपको क्रमवाइज, और इधर आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये याद कर लेना है। तो यहाँ से आपको परीक्षा में जो सवाल पूछता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो 4 ग्रह हैं यानी जो सूर्य के नज़दीक हैं बाबू, इनको आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक या पार्थिव ग्रह। ऐसा इसलिए कहा जाता है, आंतरिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है, और पार्थिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी से ये समानता रखते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और इनकी संख्या 4 है, यानी 4 इधर है, 4 इधर है। ठीक, बाकी बाबू इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, आकार में छोटे छोटे होते हैं, और इनमें उपग्रहों की संख्या बाबू कम होती है। ठीक ना, इनके अपेक्षा। ठीक, बाकी जो आगे ये 4 ग्रह हैं यानी क्षुद्र ग्रह के बाद है, इनको बाह्य या फिर जोवियन ग्रह कहा जाता है। बाह्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि सूर्य से दूर हैं, और जोवियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बृहस्पति ग्रह से समांतर रखते हैं। जोवियन मतलब जुपिटर। जुपिटर आपको पता ही है कि बृहस्पति को कहा जाता है, इसका इंग्लिश नेम है, तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक, बाकी ये बृहस्पति ग्रह से समांतर रखते हैं इसलिए जोवियन ग्रह कहा जाता है। इनकी डेंसिटी कम होती है, आकार में ये बड़े बड़े होते हैं, और इनमें उपग्रहों की संख्या काफ़ी होती है यानी ज़्यादा होती है। ठीक ना, चलिए यहाँ से आपको सवाल पूछता है, यहाँ से मैं आपको कुछ फैक्ट्स लिया हूँ जो कि आपको डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार बताइए। तो सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, मंगल होगा, आपको बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह हैं। ठीक ना,
देखिए तो ये बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण यही मैंने लिख दिया है। पृथ्वी से दूरी के अनुसार बाबू, अगर पृथ्वी से दूरी के अनुसार बात करते हैं तो देखिए पृथ्वी जब भी आएगा तो आपको शुक्र लेना है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा बचपन में से कि पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। तो पृथ्वी जब लीजिएगा, यानी पृथ्वी जब आएगा तो शुक्र उसको साथ में लाना है। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक कौन हो जाएगा, शुक्र। तो उसके बाद बाबू ये बाय ले लिए तो दाहिना नज़दीक वाला लेंगे यानी चंद्रमा लेंगे, उसके बाद बुध लेंगे, उसके बाद जैसे ही पृथ्वी बृहस्पति शनि अरुण वरुण लेंगे, ठीक ना। तो आई होप इस बात को समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, तो शुक्र लेना है, तो उसके बाद मंगल लेना है, फिर बुध बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक। आकार के अनुसार बाबू, तो आकार मैंने आपको बताया था कि जो ये जुबियन ग्रह है यानी जो बाहरी ग्रह है, यानी जो ये 4 बाह्य ग्रह है ये वाला, इसका आकार बड़ा बड़ा होता है। तो ये इनको सबसे पहले लेंगे, बृहस्पति को लेंगे, शनि अरुण वरुण, उसके बाद पृथ्वी आएगी। जब पृथ्वी आएगी तो साथ में शुक्र आएगा ही आएगा, उसके बाद मंगल और बुध, यानी सबसे छोटा ग्रह आपको बुध हो जाएगा, ठीक। बाकी अगला सवाल है कि नंगी आंखों से देखे जाने वाले बाबू, तो नंगी आंखों से देखे जाने वाले 5 ग्रह हैं, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। तो आपको क्रम वाइज याद करना है। सबसे पहले बुध आ जाएगा, उसके बाद शुक्र आ जाएगा, उसके बाद बाबू पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी को नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिस ग्रह पे है उसको आप नंगी आंखों से नहीं ना देख सकते हैं। तो मंगल आ जाएगा, उसके बाद बृहस्पति और शनि तक याद कर लीजिए, ये 5 ग्रह हैं। उसके बाद उल्टा घूमने वाला ग्रह, उल्टा मतलब जो इसका का परिक्रमा है बाबू, ये उल्टा घूमता है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है, जबकि जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब, जैसे हमारा पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब घूमता है। इसलिए आपको जो यहाँ सूर्योदय है वो आपको पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं शुक्र और अरुण, यानी ये 2 नंबरी जो दोनों ग्रह हैं, इनमें यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है, क्योंकि ये उल्टा घूमते हैं, ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए ये दोनों 2 नंबरी ग्रह हैं। 2 नंबरी कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं, यानी ये दोनों 2 नंबर पे आते हैं। इधर से ये 2 नंबर पे आएगा बाबू, इधर से देखिए अरुण 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से शुक्र जो है 2 नंबर पे आ रहा है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, जब आपको क्रम याद हो जाएगा तो बहुत कुछ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक। आगे है बाबू, किस ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, तो ऐसे 2 ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, यानी जो 2 शुरुआती ग्रह हैं इनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। बाकी अगला है कि सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है, तो बाबू सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है, सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो कि बृहस्पति का है, और सबसे छोटा उपग्रह बाबू डिमोस है जो कि मंगल का उपग्रह है। उसके बाद सबसे तेज घूर्णन, तो सबसे तेज घूर्णन बाबू बृहस्पति 9.5 घंटा में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। सबसे धीमा घूर्णन शुक्र जो कि 243 दिन में घूर्णन करता है अपने अक्ष पर, ठीक ना। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो हम लोग का पृथ्वी है वो तो 24 घंटे में घूर्णन हो जाती है अपने अक्ष पर, इसलिए यहाँ दिन रात होता है। तो यहाँ एक दिन की अवधि बाबू बृहस्पति 9.5 घंटे की अवधि के बराबर है, और वही शुक्र के 243 दिन के बराबर है, ठीक ना। तो आई होप इस बात को समझ रहेंगे। वही सबसे तेज परिक्रमण का बात किया जाए तो बुध का 88 दिन में हो जाएगा, सबसे नज़दीक है तो, और सबसे धीमा आपको वरुण का हो जाएगा, सबसे दूर है तो ये 165 साल में होता है, ठीक ना। बाकी अगर सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो बाबू शुक्र हो जाएगा। तो आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र क्यों होगा सर, क्योंकि सबसे नज़दीक तो बुध है, तो बुध को होना चाहिए। तो बाबू बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है तो तापांतर बहुत ज़्यादा है, जैसे ही लाइट आती है हीट आता है तो फिर वापस चला जाता है, तो तापांतर ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ उसको गर्म ग्रह नहीं बोला जाता, ठीक ना, वो गर्म नहीं होता है। तो शुक्र सबसे गर्म हो जाएगा। उसके अलावा ठंडा ग्रह जो दूर है अरुण वरुण वो ठंडा हो जाएंगे। उसके बाद परीक्षा में गोल्डी लॉक जोन भी बोल पूछता है बाबू। तो गोल्डी लॉक जोन क्या होता है, तो अंतरिक्ष का वह स्थान जहाँ जीवन जीने की संभावना, उसे गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। तो जीवन जीने की संभावना कहाँ है, तो बाबू मंगल है। कहाँ है, मंगल ग्रह पर जीवन जीने की संभावना है और खोज किया जा रहा है। बाकी पृथ्वी पर जीवन जीने की संभावना नहीं है, यहाँ जीवन जीने की संभव है, यानी पृथ्वी पर जीवन जीना संभव है, संभावना नहीं, हम लोग जी रहे हैं ना जी, ठीक ना, तो संभव है। बाकी मंगल है तो मंगल पर पानी की खोज किया जा रहा है, तो ये सब जीवन जीने की वहाँ संभावना देखी जा रही है, ठीक ना। तो बाकी आई होप आप इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्षुद्र ग्रह को। तो क्षुद्र ग्रह मैंने आपको बताया था कि बाबू क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं। तो यही कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं बाबू, ये जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरेंगे तो क्या कहलाएगा, उसके विपरीत दिशा में गिरेंगे तो क्या कहलाएगा। देखिए तो जो क्षुद्र ग्रह गिरते हैं बाबू, ये पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में जब आएंगे तो इसको उल्का बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उल्का। और यही गिरने के बाद उल्का पिंड हो जाता है, ठीक ना। गिरने के बाद क्या होता है, उल्का पिंड, यानी पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरेगा तो उल्का पिंड हो जाएगा और इसके जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, 72 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वही उल्का जब बाबू पृथ्वी के जो घूर्णन के विपरीत दिशा में, यहाँ देखिए लिखा हूँ मैं, तो जब गिरेगा तो उसको बोलाइट बोला जाता है, और जब गिर जाएगा यानी पृथ्वी पर गिर जाएगा तो उसको टेक्टाइट बोला जाता है। यानी जब गिरने वाला होगा तो बोलाइट, और जब गिर जाएगा तो टेक्टाइट, और इसका जो स्पीड है बाबू 12 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो घट जाएगा, आपको पता ही है कि मान लीजिए एक इधर से आया और विपरीत आपको दिशा में इधर से कोई अपना ले जा रहा है, मतलब स्पीड है, तो यह
टकराएगा तो इसका स्पीड कम हो ही का ही, सिंपल सी बात है। और एक ऐसे आ रहा है उसी दिशा में फिर और दूसरा चीज़ आ रहा है तो उसका स्पीड बढ़ ही जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझोगे। बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं, ये भी परीक्षा में पूछता है कि पृथ्वी के घूर्णन की चलते क्या होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के चलते क्या होता है। तो घूर्णन के चलते मैंने आपको बेसिकली बता ही दिया कि दिन रात होता है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा आता है, जल धारा उत्पन्न होता है, समीर बहती हैं, पछुआ पौने पूर्वी पौने, ये सब आपको पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जबकि पृथ्वी के परिक्रमण के कारण साल बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात की अवधि बड़ा छोटा होता है, और ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। बाकी जो 6 महीने दिन और 6 महीने रात है ध्रुवों पर, इसमें 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। एक पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव, उसके बाद पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना। ये 2 जो घटनाएं हैं ये आपको जिम्मेदार हैं। तो आई होप आप इस बातों को समझे होंगे। यहाँ मैंने आपको जितने भी थ्योरी सेक्शन है उसको कंप्लीट किया। अब हम लोग कुछ प्रश्नों की तरफ देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए अगला सवाल है कि हेल-बॉप तथा हेली क्या है। तो हेल-बॉप और हेली अब आपको पूछलता रहा, यानी कॉमेट है। अगला सवाल है कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा होती है तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं। तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को बाबू ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, ठीक ना। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो बाबू शनि का उपग्रह है। अगला सवाल है कि बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो ये बार बार परीक्षा में पूछता है, गैलीलियो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं। तो फोमोस एवं डिमोस जो है बाबू चंद्रमा के उपग्रह हैं। किसके, चंद्रमा के। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो केवल पूर्णिमा का होता है, ठीक ना। चंद्र ग्रहण आपको पूर्णिमा को लगता है, लेकिन हर एक पूर्णिमा को नहीं लगता है, ठीक। उसके बाद अगला सवाल है कि जब हाफ मून हो यानी अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कितना आपको कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद ब्लैक होल थ्योरी जो है बाबू उस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। ये पूछता है आपको। सबसे चमकीला तारा पूछता है तो साइरस या फिर इसको डॉग स्टार, मैंने अभी आपको बताया था, ये आपको परीक्षा में पूछता है। उसके बाद मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो वो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसको भी मैंने बता दिया। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है तो उसका नाम है वेस्टा। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था बाबू। तो आपको जॉर्ज लेमेंतेर ने दिया था। उसके बाद वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, तो अभी मैंने आपको बताया मंदाकिनी या फिर दुग्ध मेला। तारे का रंग सूचक है, इसको भी मैंने बताया कि तारे का रंग आपको उसके सरफेस के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी उसके सरफेस का यानी जो उसका सतह का तापमान है उस पर। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितनी है बाबू। तो 88 है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 88, ठीक। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का होता है। तो पृथ्वी का, और वही सबसे कम तो आपको इसका होता है, शनि का होता है, ठीक ना। पृथ्वी पर न्यूनतम तापमान वाला स्थान कौन सा है बाबू। तो अंटार्कटिका का आपको वोस्टोक स्टेशन जो है बाबू वो पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम तापमान वाला स्थान है। उसके बाद अगला सवाल मैंने आपको बता ही दिया कि 3 जनवरी को उपसर होता है और अवसर की स्थिति में सूर्य पृथ्वी से दूर स्थित होता है, ये 4 जुलाई को होता है, ठीक। उसके बाद हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है। तो 25 करोड़ वर्ष लगता है, जिसको हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना, चलिए ये आपको सवाल छूट गया है। आगे है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है बाबू। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ किस अवस्था में होता है। प्लाज्मा में होता है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है। ये सब चीज़ मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में आपको कंप्लीट करा दिया है। सूर्य ग्रहण कब होता है बाबू। तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के जब बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इसको कैसे हम लोग समझते हैं, तो इसको भी मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए सूर्य हो गया, ठीक, और ये पृथ्वी हो गई। तो जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो बाबू जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर तो नहीं पहुंच पाएगी, तो सूर्य यहाँ से आपको नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ सूर्य ग्रहण हो जाएगा। और एक किस्म जब होता है, यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ चंद्रमा हो गया, और पृथ्वी अगर बीच में आ जाए बाबू तो सूर्य का जो प्रकाश है चंद्रमा पर तो पहुँच नहीं पाएगी। और पता ही आपको कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, इस वजह से अंधेरा दिखाई देने लगेगा, चंद्रमा धीरे धीरे नहीं दिखाई देगा, तो उसको हम लोग चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक ना। तो आई होप आप समझ के होंगे बातों को, ठीक। आगे है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है। तो बाबू शुक्र है। उसके बाद इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है। तो शुक्र यानी वीनस को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर भोर का तारा किसे कहते हैं। तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है। तो लगभग 8 मिनट लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो वही लगभग 8 मिनट आंसर हो गया। पृथ्वी का निकटतम तारा ग्रह कौन है बाबू। तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपको शुक्र है, ठीक है। दिन रात किस कारण होता है। तो दिन रात आपको परिभ्रमण, यानी जो अपने अक्ष पर वो परिभ्रमण करती है पृथ्वी, इसके कारण होता है। जिस ग्रह के चारों ओर वलय है बाबू, शनि के चारों ओर वलय है, यानी छाला है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि पृथ्वी का व्यास कितना होता है। तो 12,800 किलोमीटर इसका डायमीटर होता है। उसके बाद अगला सवाल है कि निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा है, यानी किसके बाबू उपग्रह हैं। तो प्लूटो के उपग्रह हैं। किसके, प्लूटो को। अगला सवाल है मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था। तो 1969 में रखा था। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह
छोटे खगोलीय पिंड है जो इन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो इसको भी मैंने बता दिया आपको कि क्षुद्र ग्रह आपको मंगल और बृहस्पति के बेसिकली बीच पाए जाते हैं। किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति बाबू कौन कार्य करता है, तो बृहस्पति कार्य करता है। पल्सर क्या होते हैं, तो पल्सर जो होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे पल्सर कहलाते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल का जो है रंग लाल होता है, इसके लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है, तो मैंने इसको भी बताया, कोरोना या फिर किरीट कहा जाता है। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे अम्बरा या फिर हिंदी में प्रछाया बोलते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोस किस ग्रह पर है, तो बाबू वो मंगल पे है। हिप्पोकैम्प किसका उपग्रह है, बार बार परीक्षा में पूछता है, तो वरुण का है। हिप्पोकैम्प आपको वरुण का उपग्रह है। और बाबू परीक्षा में पूछ देता है कि वरुण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो बाबू जॉन गर्ले ने खोज किया था, यानी इसके खोजकर्ता का नाम है। और लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है बाबू, तो अरुण को। इसको कौन खोजा था, तो विलियम हर्शल खोजा था। कौन खोजा था, विलियम हर्शल। ठीक, उसके बाद अगला सवाल है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से किस वर्ष बाहर कर दिया गया बाबू, तो प्लूटो के ग्रह की श्रेणी से आपको 2006 में प्राग सम्मेलन में बाहर कर दिया गया। तो यहाँ मैंने आपको सौरमंडल से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उसको कंप्लीट कराया, ठीक ना। और आई होप इससे बाहर आपको रेयर कैसा कि पूछेगा, जो भी पूछेगा यही से पूछेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग टोपोग्राफी के कुछ सवालों को देख लेते हैं। जैसे कि जो भी आकार की घाटी है जब ये गहरी हो जाती है तो क्या बनाती है, तो बाबू देखिए दो पहाड़ों के बीच जब नदियाँ बहती हैं तो भी आकार की घाटी बना लेती हैं। और यही बाबू जब और गहरी हो जाती हैं यानी काट देती हैं पहाड़ों के बीच को, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक ना। ये ऐसे हो जाता है, इसको गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। अगला सवाल है बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे की खड़ी ढाल को क्या कहा जाता है, तो फ्योर्ड तट बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच कौन सी घाटी होती है, तो देखिए बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच घाटी को यू घाटी बोलते हैं, जबकि नदी से जो बनाई गई घाटी होती है आपको वो उसको हम लोग भी घाटी बोलते हैं, ठीक है। तो यू घाटी और भी घाटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आगे बात करते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु द्वारा बालू को उड़ाकर जिस स्थान पर निक्षेपित किया जाता है क्या कहलाता है, तो बाबू वो लोएस का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, लोएस का मैदान। अगला सवाल है कास्ट प्रदेशों में पोल्जे के निक्षेपण से क्या बनता है, तो टेरा रोसा बनता है, ठीक ना। टेरा रोसा बनता है। बेसिकली कास्ट प्रदेश अगर आपको परीक्षा में पूछ देगा तो कास्ट प्रदेश जहाँ चूने पत्थर की अधिकता पाई जाती है उसको कास्ट प्रदेश बोला जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत किसने दिया था, तो बाबू प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत आपको हैरी हेस ने दिया था। किसने दिया था, हैरी हेस ने दिया था। उसके बाद अगला सवाल है कि पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगे जहाँ सबसे पहले पहुँचती है क्या कहलाता है, तो एपीसेंटर यानी अधिकेंद्र कहलाता है। उसके बाद सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है। और वायु में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं, तो आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है आपको टोपोग्राफी का वो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, उससे पहले हम लोग कुछ स्लाइड की सहायता से कुछ थ्योरी सेक्शन भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए कि आपको 2 अभी बच गया है स्लाइड तो उसको भी कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता ही है, ठीक ना। देखिए ये मान लीजिए पहाड़ है बाबू, उसके बाद पहाड़ों से पता है ये पहाड़ों पर्वतों से आपको नदियाँ निकलती हैं। तो नदियाँ जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती हैं तो मुलायम चट्टान को काट देती हैं, किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती हैं, जिस कारण उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है। तो देखिए जो मुलायम चट्टान को काट देती हैं तो वहाँ पानी अंदर चला गया, जबकि जो कठोर चट्टान है उसको नहीं काटी हैं तो यहाँ उबड़ खाबड़ की आकृति है, जिसको छिप्रिका बोलते हैं, यानी इंग्लिश में रैपिडो बोलते हैं। उसके बाद जब नदियाँ ऊपर से गिरती हैं यानी पहाड़ों से तो झरना या जलप्रपात बोलते हैं। और जहाँ गिरती हैं, यहाँ गिर रही हैं तो यहाँ बाबू गड्ढा कर देती हैं, गड्ढे का निर्माण कर देती हैं। उस गड्ढे को अवनमन गड्ढा या फिर अवनमन कुंड बोलते हैं, ठीक। उसके बाद नदियाँ जब बाबू मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो मैदानी भाग में नदियों के किनारे कुछ कचरा जमा कर देंगी, बहुत सारे उधर से कचरा लाएंगी, तो कचरा जब जमा कर देंगी तो उसको तटबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तटबंध। यानी मैदानी भाग में नदियों के किनारे जमा कचरा को तटबंध बोला जाता है। उसके बाद नदियाँ आगे बढ़ती जा रही है, नदियाँ आगे बढ़ती जाकर बाबू जब मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टानों को काट देती हैं, यानी मैदानी क्षेत्र में भी तो चट्टान होंगे, तो जब मुलायम चट्टानों को काट देंगी वो कठोर चट्टानों को छोड़ देती हैं, इस कारण एस आकार की घाटी का निर्माण होता है। देखिए एस आकार ऐसे दिखाई दे रहा है, इस टाइप का दिखाई दे रहा है ना, तो इसका निर्माण हो जाता है। ये इसको निनांडर या फिर विसर्प भी कहा जाता है। फिर कुछ दिन बाद बाबू क्या होता है कि धीरे धीरे जो है ये धीरे धीरे नदियाँ हैं, ये एस आकार की जो घाटी है इसको जब ये काट कर सीधे कर देती है तो ये गोखुर झील का निर्माण कर देता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो झील है ये गोखुर, यानी जो गाय के खुर मतलब जानते हैं ना। एक सेकेंड, ये क्या है ऐसे हो रहा है जी, एक सेकेंड। ठीक है चलिए, तो गाय के खुर यानी जो पैर का उसका खुर होता है उसके आपको आकार का है, इसलिए इसको गोखुर झील बोला जाता है। बाकी यही जो बाबू नदियाँ है जब ये मुहाने पर आती हैं तो ढाल इसका कम हो जाता है, जिससे कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं। इसको वितरिका बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वितरिका है, ठीक। और जब दो वितरिकाओं के बीच
कोई कचरा या फिर गाद जमा हो जाता है तो उसको डेल्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। तो आई होप इस बात को समझ रहे होंगे। और वही बाबू मान लीजिए कि वितरिकाओं के किनारे पर अगर पर्वत खड़ा हो तो वितरिकाओं के किनारे पर अगर पर्वत खड़ा होगा तो ये जो बाबू कचरा है यहाँ जो दो वितरिकाओं के बीच, ये कचरा आपको समुद्र में गिर जाएगा। कहाँ गिर जाएगा? समुद्र में, सागर में गिर जाएगा। तो सागर में गिर जाएगा तो ये गाय के उल्टे नाद के आगे आकार का हो जाएगा, जिसको ज्वारनद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्वारनद बोला जाता है। ठीक ना? चलिए यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ से आपको पक्का परीक्षा में प्रश्न पूछता है तो इसको आपको देख लेना है। बाकी चलिए हम लोग कुछ जूलॉजी के चीज़ देख लेते हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूछता है। तो देखिए जो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसी को मैं आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। परीक्षा में ये पूछता है कि जो इसका बाहरी परत है क्या कहलाता है? तो क्रस्ट कहलाता है। उसका जो बीच वाला परत है मेंटल कहलाता है। ठीक ना? जो कि सेमी लिक्विड होता है यानी अर्ध तरल होता है। और ऊपर वाला सॉलिड होता है यानी ठोस होता है। और आपका जो कोर होता है सबसे आंतरिक परत बाबू, तो वो होता है लिक्विड, यानी लिक्विड मतलब द्रव अवस्था में। ठीक ना? तो ये यहाँ से आपको परीक्षा में पूछता है। इसके बाद ये पूछता है इसके रिलेटेड कि इन दोनों के जो मध्य है ये कौन सी असंबद्धता पाया जाता है। यानी अगर पूछेगा आपको परीक्षा में कि क्रस्ट और मेंटल जो है इनके बीच के सीमा क्षेत्र को कौन सा असंबद्धता बोला जाता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको ट्रिक से भी जानते हैं। तो देखिए क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मुँह असंबद्धता बोला जाता है। मुँह असंबद्धता। और मेंटल और कोर के बीच के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता बोला जाता है। तो इसका ट्रिक है म से हो जाएगा मुँह असंबद्धता और ग से हो जाएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता। जबकि बाबू परीक्षा में आपको ये भी पूछ देता है कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यहाँ क्रस्ट को भी दो भागों में बांटे हैं जो कि वर्तमान वैज्ञानिक हैं, यानी जो आपको ये आधुनिक भूगोलवेत्ता हैं, ये लोग भी क्रस्ट को भी दो भागों में, मेंटल को भी दो भागों में और कोर को भी दो भागों में बांटे हैं। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो देखिए अगर क्रस्ट के ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य के जो क्षेत्र है उसको कोनरोड असंबद्धता अलग करती है। कौन सा? कोनरोड असंबद्धता। और वही ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, देखिए ऊपरी मेंटल और आपको नीचे वाली मेंटल, इसके बीच को जो है बाबू वो रेपेटी असंबद्धता, इसके क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता बोलते हैं। और ऊपरी कोर और निचली कोर को जो इसका सीमा क्षेत्र है इसको लेहमैन असंबद्धता बोलते हैं। तो इसका आपको बेसिकली ट्रिक है कर ले। क्या है ट्रिक है? कर ले। क से हो जाएगा कोनरोड असंबद्धता, र से हो जाएगा रेपेटी असंबद्धता और ले से हो जाएगा लेहमैन असंबद्धता। तो बार बार आपको परीक्षा में पूछता है तो आपको यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। हालांकि यहाँ भी मैंने आपको लिख दिया है। देखिए ऊपरी क्रस्ट लोअर क्रस्ट कोनरोड हो जाएगा, अपर मेंटल लोअर मेंटल रेपेटी हो जाएगा और अपर कोर और लोअर कोर आपको लेहमैन हो जाएगा। ठीक, चलिए बाकी आपको पता होना चाहिए कि जो बाबू आपको सेमी लिक्विड वाला पार्ट है ये जिसका आपका जो ये मेंटल है, इसी से आपको ज्वालामुखी निकलता है, इसी से धधकता लावा निकलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, बाकी चलिए अब हम लोग आते हैं, हम लोग ज्वालामुखी को ही देख लेते हैं। ज्वालामुखी से सवाल पूछता है। ज्वालामुखी जितने भी हैं उसका जो लोकेशन है यहाँ से भी सवाल पूछता है, तो उसको हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए ज्वालामुखी बाबू जो है ये बाबू मेंटल, यानी जो मेंटल है मध्य परत है आपको पृथ्वी की, यहाँ से बाबू जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा वही मैग्मा अधधकता जो है वो बाबू ज्वालामुखी के रूप में निकलता है। और ये क्यों निकलता है कि जब दो जो प्लेट है, आपको पता ही है कि प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत हैरी हेस के अनुसार जो पृथ्वी है वो प्लेटों से बनी है। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग होंगी, देखिए ये इधर जाएगा और अगर ये प्लेट इधर जाएगा तो जो मेंटल है यहाँ से इसको खाली जगह मिल जाएगा, तो यहाँ से मैग्मा बाहर निकलेगा, तो धधकता मैग्मा बाहर निकलेगा, तो यहाँ से यही जो मैग्मा निकलेगा बाबू यही आपको ज्वालामुखी हो जाएगा। ठीक ना? और अगर बाबू ये बाहर निकलेगा तो इसको भरने के लिए तो कुछ होगा, तो ऊपर जो है बाबू क्रस्ट पे बाहरी हलचल होती है, तो हलचल थोड़ा सा हिलडुल होगा, तो वही हिलडुल आपको भूकंप के रूप में आता है। तो जहाँ आपको ज्वालामुखी आएगा, मान कर चलिए कि वहाँ जरूर आपको कुछ देर बाद भूकंप आएगा ही आएगा। ठीक, चलिए इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो आपको ज्वालामुखी है, तो जो ज्वालामुखी बाबू जब आता है ये छिद्र को हम लोग ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। और यही छिद्र जब बड़ा हो जाता है तो क्रेटर हो जाता है, और यही और बड़ा हो जाता है तो कल्डेरा हो जाता है। ठीक, बाकी बाबू जो मैग्मा है ये जब ठंडा होता है तो लावा के रूप ले लेता है, और यही लावा आपको चट्टान का निर्माण करता है। ये चीज़ भी आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ से भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो लावा हो जाता है, मैग्मा जब पानी वाले स्थान पर होता है तो उसको टफ कहते हैं, मैग्मा जब जमाव जब चना के समान हो, यानी मैग्मा का जमाव जब चना के समान हो, यानी इरप्शन जो है तगड़ा हो, तो उसको स्कोरिया बोला जाता है। बाकी क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए परीक्षा में आपका जो बाबू पूछता है वो आपको पूछता है इसका लोकेशन, कि बैरन जो है ज्वालामुखी ये किस देश का ज्वालामुखी है, पोपा कहाँ आता है, सुमेरु सिन्हा का कुरकुटावा ये बाबू किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है, तो इसको हम लोग आपको
ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ, बाकी ये तो मैंने वर्ल्ड मैप के हिसाब से खुद याद किया हूँ, लेकिन आपके पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं इसको ट्रिक की सहायता से याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, नारकोंडम और बैरन ये दोनों ज्वालामुखी जो है वो भारत से है, तो ये तो आपको पता ही है, इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं। अब ये दो अपना भारत का है तो याद कर लीजिए। जो बैरन बाबू ज्वालामुखी ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और जो नारकोंडम है ये आपको मृत ज्वालामुखी है, ठीक ना। हालांकि ये मैं नीचे लिख दिया है इसको, तो इसको भी देख लीजिएगा। बाकी जो याद नहीं हो रहा होगा आपसे, मैं उसको याद करा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, म्यांमार जो पोपा ज्वालामुखी है वो आपको कहाँ का है, म्यांमार का है, ठीक। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो पोपा से पापा आ रहा है, म्यांमार से मार आ रहा है, तो म्यांमार में मार ले लेंगे, पोपा से पापा ले लेंगे। तो अगर हम लोग गलती करते थे तो बचपन में पापा मारते थे, आज भी मार देते हैं, तो यहाँ से हम लोग को रिलेट कर लेंगे। बाकी इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है बाबू, सुमेरु सिनाका क्रेकोटोवा, तो सुमेरु से एस हो जाएगा, सिनाका से एस हो जाएगा, क्रेकोटोवा से सी हो जाएगा। तो आप एसएससी की तैयारी इंडिया में ना करके इंडोनेशिया में करने जाइए, वहाँ एसएससी की तैयारी करने जाइएगा तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो आप इसको को रिलेट कर सकते हैं, एस से हो जाएगा सुमेरु, एस से हो जाएगा सिनाका, सी से हो जाएगा क्रेकोटोवा, ठीक। बाकी देखिए जापान बाबू, तो जापान फ्यूजियामा फिजिशियन, तो ये आपको बेसिकली फ्यूजियामा फिजिशियन ये जापानी भाषा ही जैसा लग रहा है, उसी के जैसा नाम है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी रूस का नहीं ज़्यादा पूछता है, रूस का बेंजामिन हो जाएगा। देखिए ईरान का पूछता है, तो ईरान को हम लोग याद कर लीजिए, देवबंद और कोहे सुल्तान ईरान का है, कहाँ का है, देवबंद और कोहे सुल्तान। तो इसको कैसे याद करेंगे बाबू, तो देखिए इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ईरान में आपको ईरा आ रहा है, क्या आ रहा है, ईरा, तो आप ईरा मतलब जानते हो ना कि हाँ वो राजा का बहुत ज़्यादा ईरा चलता था, या फिर आप रन से भी याद कर लीजिए, ठीक ना। वहाँ अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा होगा तो रन से, तो रन मतलब दौड़ना होता है, यानी भागना दौड़ना, यही रन होता है। तो देवबंद में आपको देव आ रहा है, देव आ रहे ना, तो जब देवता लोग थे वो राक्षसों को दौड़ा दौड़ा कर मारते थे, ठीक, नहीं मारते थे, दौड़ा दौड़ा कर, तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। बाकी कोहे सुल्तान में सुल्तान आ रहा है, तो आपको पता ही कि जो बड़े बड़े सुल्तान होते थे वो भी अपने जो शत्रुओं थे उनको बहुत दौड़ा दौड़ा कर मारते थे, घोड़े हाथियों से दौड़ा कर मारते थे, तो आप इसको कोरिलेट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर इससे भी आपको अच्छा ट्रिक समझ में आ रहा होगा तो उसको याद कर सकते हैं। बाकी जो हमको समझ में आ रहा है प्रेजेंट टाइम में उसको मैं याद करवाता हूँ। चलिए आगे है बाबू, जो विशुवस और अस्ट्राम्बोली है, ये बार बार परीक्षा में पूछता है, विशुवस और अस्ट्राम्बोली, इसको भी याद कर लेते हैं। तो देखिए अस्ट्राम्बोली में बोली आ रहा है और विश्वास में विष आ रहा है, तो बाबू बोली कोई लड़की पर बोलता है, कब बोलता है, जब दारू पी लेता है, दारू विष की ही समान है, दारू जो है विष की समान है। तो बाबू लड़की पर बोली बोलेगा तो लड़की भी आजकल कमज़ोर नहीं है, वो तुरंत ईंट उठा लेगी, क्या उठा लेगी, ईंट उठा लेगी, ईंट मतलब ईंटा, ठीक ना, उठा लेगी। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी तंजानिया किलिमंजारो जो है बाबू, तंजानिया में है ज्वालामुखी, तो जो किलिमंजारो है, तो मंजारो में जारो आ रहा है और तंजानिया में जान आ रहा है, अगर किसी को आप जलाएंगे नहीं जला देंगे तो उसका जान चला जाएगा, ठीक। बाकी यूएसए वाला आप याद कर लीजिए, पर उतना पूछता नहीं है। कोटोपैक्सी पूछता है तो इक्वाडोर, ये तो सबको पता है। मोनोलोवा पूछता है तो हवाई द्वीप है। इरेबस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये जो है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर, ये ओजस डेल सलाडो है, ठीक ना, ओजस डेल सलाडो, इसको देख लीजिएगा। और बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसको देख लीजिएगा कि इसमें से कौन मृत है, सुषुप्त है, कौन सक्रिय है। उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं कि सक्रिय सर्वाधिक जो ज्वालामुखी है जो प्रशांत महासागर में, जिसे अग्निवलय कहते हैं, सर्वाधिक स्तरीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है जो कि इक्वाडोर में है। सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी मोनालोवा है बाबू। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो अस्ट्राम्बोली है, सबसे सक्रिय, सब ना, यहाँ मैंने आपको सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताया था, और ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अस्ट्राम्बोली है, इटली वाला अस्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर का इसको प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, ठीक। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। उसके बाद आगे है ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, जबकि ओजोन के पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, ठीक। उसके बाद ज्वालामुखी के दौरान आपको सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। उसके बाद अलास्का को ज्वालामुखी का अधिकतर कारण हजारों धुआरों का प्रदेश कहते हैं, ठीक ना। ऐसा ज्वालामुखी जिसमें लावा ना निकलकर धधकता हुआ पानी निकलता है उसको गीजर बोलते हैं। तो आपको जो अलास्का है बाबू, वहाँ गीजर बहुत ज़्यादा निकलता है, इसलिए इसको हजारों धुआरों का प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद अगला है आपको फैक्ट्स कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा ज्वालामुखी है, तो ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। थोड़ा मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो फैक्ट है वो आपको याद ही करना है, और इसका PDF आपको मिल ही जाएगा। तो परीक्षा में हम लोग को ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए हम लोग को सब खत्म करना है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट भी कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से 100 क्वेश्चन लूँगा, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बाबू एक भी ज्वालामुखी नहीं है, अंटार्कटिका में भूकंप नहीं आता है, यूरोप में बाबू कोई भी मरुस्थल नहीं है, आपको उत्तरी अमेरिका में लैंड लॉक कंट्री कोई भी नहीं है, यानी स्तरबद्ध देश नहीं है, और सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग चट्टान को देखते हैं, और चट्टान देखने के बाद हम लोग का यहाँ पर थ्योरी सेक्शन का सेकंड जो लास्ट आपको वो है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट वाला इसको भी देख लेंगे, ठीक ना, कुछ क्वेश्चन देखकर। देखिए चट्टान जो है बाबू,
चट्टान का निर्माण मैंने आपको ज्वालामुखी में ही आपको थोड़ा सा क्लिप्स में बता दिया था कि जब मेंटल के स्फीयर से जब मैग्मा बाहर निकलती है बाबू, तो वो बाहर लावा के रूप में जब ठंडा हो जाती है तो लावा कहलाता है, और यही लावा से चट्टान बनता है। तो यही बाबू जो लावा से चट्टान बनता है सबसे पहले आग्नेय चट्टान बनता है, इसलिए इसको प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। और इसमें धातु पाई जाती हैं, और इसमें बाबू जीवाश्म नहीं होता है, क्योंकि ये अभी शुरुआती में बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो गर्म में जीवाश्म कहाँ पाया जाएगा, तो इसलिए इसको आग्नेय चट्टान बोला जाता है। ठीक, यही आग्नेय चट्टान आपको टूट कर फिर इस पर मान लीजिए परत दर परत इस पर जब घर्षण होगा, ठीक ना, तो ये टूटने लगेगा, तो बाबू टूटकर अवसादी चट्टान का आपको रूप ले लेती है। तो अवसादी चट्टान दूसरा चट्टान हो गया, यानी आग्नेय चट्टान टूटकर अवसादी चट्टान बन जाता है। इसमें जीवाश्म पाया जाता है बाबू, इसको द्वितीयक चट्टान बोला जाता है। तो इसलिए इसको तिलछटी या फिर परतदार या फिर जीवाश्म चट्टान भी बोला जाता है। ठीक, बाकी इसमें कोयला और ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है, इसलिए इसको जीवाश्म चट्टान भी बोला जाता है। ठीक, बाकी बाबू आग्नेय और अवसादी चट्टान पे अगर ताप और दाब की अधिकता के कारण इसका जो है वो रूप जो है अंत में इसमें चेंज हो जाता है, यानी इसका जो रूपांतरित हो जाता है, कयांतरित हो जाता है। तो इस वैसे चट्टान को रूपांतरित या फिर कयांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक ना, यानी बहुत दिनों से अगर आग्नेय अवसादी चट्टान पर ताप ज़्यादा हो गया, दाब अगर पड़ गया, तो बदल कर रूपांतरित चट्टान का रूप ले लेता है। ठीक, तो बेसिकली इसका अगर पूछ देगा आपको परिभाषा के रूप में तो देख लीजिए, नहीं तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि इसका पूछता है आपको रॉक साइकिल, या फिर इसका एग्जाम्पल पूछता है कि इसमें से कौन रूपांतरित है, कौन मूल चट्टान है, यानी कौन आग्नेय चट्टान है। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टान कौन है। तो इसमें आग्नेय चट्टान हो जाएगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, बिटुमस, कोयला। अवसादी हो जाएगा क्ले, सैल, चूना पत्थर, बालू का पत्थर, लिग्नाइट को कांग्लोमेराइट। और उसके बाद रूपांतरित चट्टान जो है बाबू इसमें इंपॉर्टेंट है, नीस है, उसके बाद स्लेट है, संगमरमर है, उसके बाद एंथ्रासाइट है, क्वार्टाजाइट है। ये चीज़ आपको याद करनी है। ठीक, बाकी जो आग्नेय से रूपांतरित हो गया यानी रॉक साइकिल हो गया, अवसादी से रूपांतरित हो गया, इसको मैं आपको याद करा दे रहा हूँ ट्रिक से, जो इंपॉर्टेंट है उसको ट्रिक से याद करा दे रहा हूँ, बाकी अपने से भी आप लोग कुछ कर लीजिएगा। देखिए जो ग्रेनाइट है इससे जो रूपांतरित चट्टान है उसको बाबू नीस बोला जाता है। क्या बोलता है, इसका नाम नीस है। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ग्रेनाइट में नाइट आ रहा है और नीस में नीस आ रहा है। नीस मतलब आपको पता है भतीजी होता है, तो नाइट में बाबू कोई अपने भतीजी को भेजेगा, लड़की को रात में तो भेजेगा नहीं कोई, अच्छी बात नहीं है लड़कियों को रात में घूमना, तो इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी बेसाल्ट में साल्ट आ रहा है और सिस्ट में सिस्ट आ रहा है, सिस्टर आ रहा है, तो हम लोग खाना खाते हैं तो किससे मांगते हैं नमक, बेसिकली सिस्टर से मांगते हैं, मतलब किसी से भी मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा सिस्टर से मांगते हैं, तो वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी बाबू गैब्रो है और गैब्रो सर्पेंटाइन है, तो गैब्रो में ब्रो आ रहा है और सर्पे में आप सर आ रहा है, तो सर तो जो हमारे साथ रहते हैं ब्रो यानी हमारे ब्रदर जो रहते हैं, कभी कभी बड़े पद पर चले जाते हैं तो उनको हमको ब्रो ना कहकर सर कहना पड़ता है, जय हिंद सर कहना पड़ता है। ठीक ना, चलिए उसके बाद बिटुमस, कोयला, ग्रेफाइट व हीरा हो जाएगा। क्ले एवं सैल स्लेट हो जाएगा बाबू। चूना पत्थर संगमरमर हो जाएगा, तो चूना पत्थर आपको उजला होता है और संगमरमर भी लगभग उसी कलर का होता है, तो आपको यहाँ से कोरिलेट हो जाएगा। बाबू जाकि आगे है जो बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर जो है बाबू ये आपका इसका रूपांतरित चट्टान हो जाएगा क्वार्टाजाइट। तो इसको कैसे याद करेंगे, बालू का में बालू आ रहा है, क्वार्टाजाइट में क्वार्टर आ रहा है, तो जो क्वार्टर है वो बालू से ही बनता है। यहाँ मैंने आपको ट्रिक भी लिख दिया है, तो जो क्वार्टर है वो बालू से ही बनता है, आपको पता ही है, तो वहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी देख लीजिए यहाँ भी आपको परीक्षा में पूछता है कि कांग्लोमेरेट है, इसका रूपांतरित चट्टान बताइए। तो बाबू कांग्लोमेरेट जो है ये आपको इसके ट्रिक है, रेट में आपका कांग्लोमेरेट में रेट आ रहा है और क्वार्टाजाइट में क्वार्टर है, यानी क्वार्टर का रेट बताइए, हमको क्वार्टर खरीदना है, तो वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ मैंने आपको कंक्लूजन भी बता दिया है कि आग्नेय चट्टान कौन सा होता है, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, अवसादी, बलुआ पत्थर, बालूकाश में के, चिकनी मिट्टी, चूना पत्थर, खलिया, कोयला, पेट्रोलियम। रूपांतरित यहाँ याद कर लीजिए संगमरमर, क्वार्ट्ज, निस्ट, सिस्ट, ये सब आपको रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल है। तो यहाँ मैंने आपको थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग कुछ प्रश्नों के देखते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट का जो थ्योरी सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। और इसका सेकंड पार्ट में जितने भी जैसे कि ज्वालामुखी ये हो गया, क्या बोलते हैं, चक्रवात हो गया, नदियाँ हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, इन सबों को हम लोग याद करेंगे, ठीक ना। देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है, तो बाबू विकिरण द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा, विकिरण द्वारा। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक होता है, तो आर्गन होता है। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्षोभमंडल की धरातल से आपको कितनी ऊंचाई है बाबू, तो 14 किलोमीटर आपको है। उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, तो क्षोभमंडल में होता है। ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा ये इस चीज़ को, बस आप यहाँ क्वेश्चन देखिए। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के किस भाग से परिवर्तित होता है, तो आयन मंडल से। किस भाग से, आयन मंडल से। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है बाबू, तो समताप मंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, तो क्षोभमंडल के कारण दैनिक परिवर्तन होता है, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है बाबू, तो डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता निम्न दाब एवं शांत पवन होते हैं। डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता आपको निम्न दाब एवं शांत पवन होते हैं, यानी जो भूमध्य रेखा है ना, तो भूमध्य रेखा के आपको 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आपको डोल्ड्रम पेटी बोला जाता है, ठीक ना। चलिए वही आपको नीचे भी लिखा है। अगला सवाल है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाया जाता है, तो भूमध्य रेखा की ओर पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आगे साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? क्योंकि बाबू वह विकिरण के कारण होता है, ठीक ना। हॉर्स अक्षांश किससे संबंधित है? तो हॉर्स अक्षांश आपको 30 डिग्री से संबंधित है, ठीक। इसको भी मैं आगे बताऊंगा। गरजता 40सा, प्रचंड 50सा एवं चिकता 60 क्या है बाबू? तो ये दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पौने का नाम है, ठीक ना। ये मछुआरों द्वारा नाम रखा गया है, बहुत खतरनाक थी इसलिए इसका नाम रखा गया है। गरजता 40 40 डिग्री पर, प्रचंड 50 यानी 50 डिग्री पर और 60 डिग्री पर चिकता 60 नाम रखा गया है। उसके बाद आगे है फॉन कहाँ का स्थानीय पौन है बाबू? तो फॉन आपका स्विट्जरलैंड का स्थानीय पौन है। रुधिर वर्षा संबंधित है तो इटली में रुधिर वर्षा आपको संबंधित है। टी स्केल का किसका मापन है? तो टी स्केल चक्रवातों की शक्ति नापा जाता है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं बाबू, तो कैरेबियन सागर से उठते हैं। उसके बाद प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में बाबू वायु दाब केंद्र में होता है। किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? तो पक्षा मेघ को कहा जाता है। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि निम्न आर्द्रता के कारण। भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है। उसके बाद किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो बाबू भूमध्य रेखीय में साल भर वर्षा होती है। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो पर्वतों के आपको पवनाभिमुख ढाल को, यानी अगर ये पर्वत है तो इधर ढाल को यानी पवनाभिमुख, यानी जहाँ पवन नहीं पहुँच पाता है उसको हम लोग पवनाभिमुख ढाल बोलते हैं, उसको वृष्टि छाया बोलते हैं। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन है? तो अटकामा का मरुस्थल है। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? तो चीन सागर होता है, यानी टाइफून जो है चक्रवात उस चीन सागर में आता है। पृथ्वी का सतह का वह कौन सा भाग, कितना भाग पानी से ढका हुआ है? तो लगभग आपको 2/3 भाग ढका हुआ है। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय बल और आपको पृथ्वी का घूर्णन कारण है। विश्व का सबसे पुराना गहरा समुद्री गर्त कौन है? तो चैलेंजर गर्त है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर। सागर पूछेगा तो मृत सागर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको कंप्लीट कराया। कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग थ्योरी के बाद देखेंगे कुछ, ठीक ना। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पहले प्रश्न हालांकि बता दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रश्न ही ढूंढ रहे हैं तो प्रश्न को ही मैंने बता दिया। उसके बाद जिसको पढ़ना होगा वो थ्योरी भी देख लेगा। देखिए ये पृथ्वी होगी बाबू, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पृथ्वी से जैसे ही वायुमंडल में जाएंगे बाबू, तो इसको हम लोग बेसिकली आपको 5 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक ना। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए सबसे पहले आपको क्या याद करना है? आपको खाली सप्ताह मंडल और आयन मंडल याद करना है। इसका क्रम परीक्षा में पूछ देता है। तो क्षोभ मंडल तो सबसे नज़दीक हो जाएगा, बहिर्मंडल सबसे बाहर हो जाएगा, बहिर से बाहर हो जाएगा, मध्य मंडल बीच में हो जाएगा। तो आपको क्या याद करना है? क्षोभ मंडल के बाद सप्ताह मंडल हो जाएगा और इधर आपको सेकंड लास्ट आयन मंडल हो जाएगा। नहीं ऐसे भी नहीं याद हो रहा था, इसका ट्रिक है, छोड़ सब मैं आया बिहार, छोड़ सब मैं आया बिहार। तो इसका ट्रिक है, छोड़ से हो जाएगा क्षोभ मंडल, सब से समताप मंडल, मय से मध्य मंडल, आया से आयन मंडल और बिहार से बहिर्मंडल। तो आप आई होप आप इस ट्रिक को भी समझ गए होंगे। हालांकि ट्रिक से याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी क्षोभ मंडल की विशेषता जान जाते हैं। तो बाबू ये 8 से 14 किलोमीटर तक होता है। यहाँ जीव जंतु यहाँ रहते हैं, क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। मौसमी जो घटनाएं हैं बाबू वो क्षोभ मंडल में ही होता है। यहाँ घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट से भी बताया था, ठीक ना। बादल यहाँ रहते हैं, ठीक ना, यानी जो मौसमी घटनाएं होती हैं यहाँ आपको क्षोभ मंडल में होता है। हेलीकॉप्टर जो उड़ता है क्षोभ मंडल में उड़ता है। संवहनी धाराएं जो बहती हैं ये आपको क्षोभ मंडल में ही, ठीक ना। बाकी समताप मंडल में बाबू, तो समताप मंडल आपको बेसिकली 50 किलोमीटर तक होता है और इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर समान होता है, इसलिए मौसम परिवर्तन नहीं होता है। और वायुयान यहाँ उड़ता है। तो वायुयान और हेलीकॉप्टर में अंतर है। वायुयान आप देखते होंगे जो हवाई जहाज़ है बहुत ऊपर तक उड़ता है, वो जल्दी दिखाई नहीं देता है, जबकि जो हेलीकॉप्टर है ये नज़दीक ही दिखाई दे देता है, ठीक ना। तो इसमें आपको अंतर समझना चाहिए। बाकी समताप मंडल में ही बाबू 30 से 40 किलोमीटर की रेंज को ओजोन परत बोला जाता है, ठीक ना, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज यानी जो पराबैंगनी किरणें हैं इससे हमको बचाती है, ओजोन परत। तो आपको समझ जाना चाहिए, परीक्षा में बार बार पूछता है कि ओजोन परत किस मंडल में है? तो समताप मंडल में, ठीक। उसके बाद मध्य मंडल आ जाता है, तो इसकी विशेषता ये सबसे ठंडा है। आयन मंडल में बाबू उल्का, अरोरा, अंतरिक्ष, कॉस्मिक रेज, रेडियो वेव्स और बाकी बहिर्मंडल में संचार उपग्रह सबसे बड़ा ये मंडल है। और जो बाबू है हाइड्रोजन और हीलियम गैस है सबसे ज़्यादा यह है, ठीक ना। चलिए तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। बाकी परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है कि जो पौने हैं इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। और आई होप ये चीज़ें सेकेंड लास्ट है। उसके बाद चक्रवात है, चक्रवात के बारे में पढ़कर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे। बाबू बेसिकली जो पृथ्वी है, पृथ्वी को 7 पेटी में बांटा गया है। कितने पेटियों में? 7 पेटियों में बांटा गया है। तो वहाँ हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखते हैं। जैसे परीक्षा में पूछता है व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, पूर्वा पौने, इनकी दिशा पूछता है, ये कहाँ से कैसे चलती हैं, इनके डिग्री वाला पूछता है कि हाँ कितने डिग्री की भी चलती हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? व्यापारिक पौनों को देखेंगे। तो देखिए जो व्यापारिक पौने हैं बाबू, ये जो व्यापारिक पौने हैं ये बेसिकली दोनों गोलार्ध में यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये 35 से 40 डिग्री, यहाँ मैं 30 से 35 लिखा हूँ, कोई भी हो सकता है, यानी 30 से 35 डिग्री की पेटी से विषुवत रेखीय आपको पेटी की ओर चलती है। तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ से विषुवत रेखीय पेटी की ओर चल रही है, इसका दिशा देख रहे हैं ना, ठीक ना। यहाँ तक समझिए। उसके बाद अगर पछुआ पौने पूछेगा बाबू, तो पछुआ पौने जो हैं वो
आपको ये 30 से 35 डिग्री से लेकर आपको 60 से 65 डिग्री वाले जो क्षेत्र है उसके तरफ आपको चलती हैं, ठीक ना। यानी आप इसको निम्न दाब की पेटी, उच्च दाब की पेटी भी बोला जाता है। तो इसको समझाने में समय लग जाएगा, तो आपको जो समझा रहा हूँ बस उसको ही आप समझिए। एक बार फिर से मैं आपको इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, देखिए अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आपको कोई डाउट ना हो। देखिए जो व्यापारिक पौने हैं बाबू, व्यापारिक पौने हैं वो आपको 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में ये आपको विषुवतरेखीय निम्न दाब की पेटी की तरफ चलती है। ये निम्न दाब की पेटी है, तो आपको पता ही है कि जो हवाएं हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ये इसको तो आपको पता होना चाहिए। बाकी जो पछुआ पौने हैं वो उच्च दाब की पेटी 30 से 35 डिग्री से लेकर आपको निम्न दाब की पेटी 60 से 65 डिग्री की भी चलती है, ठीक ना, उधर आपको बढ़ती है। उसके बाद आपको पूर्वा पौने हो जाएगा बाबू। तो पूर्वा पौने क्या हो जाएगा, तो पूर्वा पौने जब ध्रुवों से जो है उपध्रुवीय, इसको उपध्रुवीय बोलते हैं 60 से 65 डिग्री को। तो जब ध्रुवों से बाबू उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी की ओर जो पौने चलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वा पौने बोलते हैं। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। परीक्षा में इसके आपको दिशा से पूछता है, ठीक ना, कि ये की कहाँ से आती है, इसकी दिशा क्या होती है। तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसके लिए आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको बस इतना याद करना है, आपको बस इतना याद करना है कि ये ध्रुव वाला याद कर लीजिए कि ऐसे जा रहा है, ठीक। उसके बाद इधर से याद कर लीजिए कि ये नीचे आ रहा है। तो जब ये इधर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है तो 7 पेटी में हम इसको बांटे हैं। तो 7 पेटी में बांटे हैं तो देखिए 1 पेटी हो गया, ये 2 पेटी हो गया, उसके बाद ये 3 पेटी, 4 पेटी और ये पूरा 5 पेटी हो जाएगा। उसके बाद ये 6 पेटी और ये 7 पेटी। तो ऊपर वाला, ये नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे और नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे। ट्रिक है, अगर परीक्षा में आपको पूछता है तो आपको काफ़ी यहाँ से सहायता मिलेगा। उसके बाद एक छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो फिर नीचे ले आएंगे, फिर उसको ऊपर ले जाएंगे। यानी आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ मैंने आपको फिगर से समझाया भी है। तो देखिए फेरल के नियम के अनुसार ये है, फेरल का नियम ये है कि जो उत्तरी गोलार्ध में है बाबू पौने, वो अपने दाहिनी ओर मुड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो पौने हैं वो अपनी बाई ओर मुड़ती हैं। तो देखिए ये जो आपको पूर्वा पौने हैं ये किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, तो देखिए इधर से आ रही है। ये हालांकि ऐसे जाएगी लेकिन फेरल के नियम के अनुसार जो है अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगी। तो ये ऐसा अगर कोई चीज़ है तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, तो ये अपनी दाहिनी ओर मुड़ जा रही है, दाहिनी ओर मुड़ जा रही है। यानी जो पौने हैं, पूर्वा पौने हैं, वो आ रही हैं उत्तर पूर्व की तरफ से और जा कहाँ रही हैं, कहाँ जा रही हैं बाबू, तो वो जा रही हैं आपको पश्चिम और दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ, ठीक ना। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। और भी इसमें चीज़ें हैं तो आपको अपने से देख लेना है, ठीक। बाकी ये चीज़ें जो हैं अगर आपको परीक्षा में पूछता है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन जो है बाबू, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आँख कहते हैं। टी स्केल द्वारा इसको मापा जाता है। इसका आकार जो है अंडा या फिर वी आकार का होता है। चक्रवात में जो होता है बेसिकली वो केंद्र में लो प्रेशर यानी निम्न दाब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। तो जब गर्मी हो जाएगा तो वहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाएंगी। तो हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो उसको भरने के लिए बाहर से ठंडी हवाएं आएंगी ना जी। तो बाहर से देखिए यहाँ ठंडी हवाएं आ रही हैं, यहाँ भी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो ये बेसिकली आपको चक्रवात में होता है, ठीक ना। लेकिन परीक्षा में पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध की चक्रवात की जो दिशाएं हैं वो बताइए बाबू, क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए फेरल का नियम मैंने आपको बताया ही था कि फेरल का नियम जो है बाबू उसको आप एस बनाकर ये बीच में से काट दीजिए, भूमध्य रेखा इसको मान लीजिए। तो उत्तरी गोलार्ध हो गया ऊपर, नीचे आपको दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इसको याद करना है। तो ये आपको दाहिनी तरफ मुड़ गया और ये बाई तरफ मुड़ गया। ये ट्रिक है, ठीक ना, ये आपको बेसिकली ट्रिक है। तो देखिए यह आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब बीच में हॉट हो गया यानी गर्मी हो गया तो लो प्रेशर के कारण यहाँ से हवाएं बाहर निकल गई और उनको भरने के लिए बाहर से हवाएं आ रही हैं। तो बाहर से हवाएं आ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार जो हवाएं हैं वो अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगी। तो इसका दाहिने इधर ही ना होगा जी, इसका दाहिने इधर ही होगा। तो दाहिनी ओर मुड़ेंगी तो देखिए ये ऐसे मुड़ रही हैं, यानी ऐसे मुड़ रही है। तो ये जो बाबू है आपको एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी ऐसे नहीं चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज है। वही आप अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो बाबू ये अपनी बाई ओर मुड़ेंगी। तो देखिए ये बाई ओर मुड़ रही हैं, बाई ओर मुड़ रही है, बाई ओर मुड़ रही हैं। तो ये क्लॉकवाइज यानी घड़ी जैसी चलती है, घड़ी की दिशा से ये चल रही है यानी क्लॉकवाइज। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। तो ये आपको परीक्षा में पूछता है। बाकी प्रति चक्रवात में इसके ठीक उल्टा होता है। इसके जो केंद्र में आपको बाबू उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है। तो जो बाहर निम्न दाब होगा तो जो उच्च दाब वाले हैं यहाँ से चले जाएंगी यानी हवाएं बाहर चली जाएंगी। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी प्रति चक्रवात को के चलते आपको मौसम साफ हो जाता है, मौसम रहित परिघटना होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको 50% जो पार्ट था उसको कंप्लीट कराया। बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बच जाता है जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, झील, झरना, पठार और भी कुछ हैं जैसे कि आपको महादेशों से पूछता है। उसके बाद जल संधियाँ पूछती हैं। तो इसको हम लोग आज के 6 बजे क्लास में उसको जितने भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको ख़त्म कराने का कोशिश करूँगा। तो बस आपको क्लास कैसा लगा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अभी कुछ देर बाद आपको 12 बजे भी आपको बिहार स्पेशल
करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल जीके का आपको एक ही में वीडियो मिल जाएगा। लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा, उससे बाहर आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, उसको देख लीजिए। अगर बिहार स्पेशल और बिहार जीके पूछता है तो उससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।